पौधों में परिवहन। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि वृक्ष की सबसे ऊंची शिखर तक पानी कैसे पहुंचता है, या फिर इस बात के लिए कि पदार्थ एक कोशिका से दूसरे कोशिका की ओर कैसे बढ़ जाते हैं और ये पदार्थ समान प्रकार से एक दिशा में चलते हैं? क्या इन तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पेड़ पौधों को जंतुओं की अपेक्षा कहीं अधिक दूरी तक अणुओं को ले जाने की आवश्यकता होती है, जबकि उनमें किसी प्रकार का परिवहन तंत्र नहीं होता। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया पानी पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है, जो बढ़ते हुए तने के अग्रभाग तक जाता है। पत्तियों द्वारा संपन्न प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप उत्पाद भी पौधों के सभी अंगों तक पहुंचते हैं और मृदा की गहराई में अंतः स्थापित जड़ों के शीर्ष तक जाते हैं। यह गतिशीलता लघु दूरी तक तक कोशिका के अंदर या झिल्ली के आर पार और ऊतक के अंतर्गत एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक बनी रहती है। पेड़ पौधों में होने वाली इस परिवहन विधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले कोशिका का आधारभूत बनावट तथा पौधों की शारीरिक रचना विज्ञान के बारे में मूल जानकारी को पुनः स्मरण करना होगा, और इसके साथ ही साथ हमें विसरण, विभव एवं आयन के बारे में जानकारी भी प्राप्त करनी होगी। जब हम पदार्थों के परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना आवश्यक होता है कि हम किस प्रकार की गति और किन पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं। पुष्पीय पौधों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल, खनिज, पोषक, कार्बनिक पोषक एवं पौधों की वृद्धि नियामक मुख्य हैं। कम दूरी तक पदार्थों की गति प्रसरण एवं साइटोप्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से हो सकता है। लंबी दूरी के लिए परिवहन संवहनी तंत्र जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा संपन्न होता है और इसे स्थानांतरण कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह परिवहन की दिशा है। मूलीय पादपों में जाइलम परिवहन पानी और खनिजों का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से तने तक होता है। कार्बनिक और खनिज पोषक का परिवहन बहुत दिशात्मक होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिक को पौधों के सभी अंगों, जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित है, तक पहुंचाया जाता है। बाद में भंडार अंगों से इन्हें पुनः परिवहनित किया जाता है। जड़ों द्वारा खनिज पोषक तत्वों को जड़ों द्वारा ग्रहण करके उसे तने, पत्तियों एवं वृद्धि क्षेत्रों तक भेजा जाता है। जब किसी पौधे का कोई भाग जरा अवस्था को प्राप्त करता है तो उसे क्षेत्र के पोषकों को वापस लेकर वृद्धि करने वाले क्षेत्रों की ओर भेज दिया जाता है। हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक तथा अन्य रसायन उत्तेजक भी परिवहन किए जाते हैं। यद्यपि इनकी मात्रा बहुत कम होती है कि कई बार ये एक ध्रुवीय या एक दिशीय होते हैं और संश्लेषित स्थान से दूसरे भागों तक परिवहनित होते हैं। अतः एक पुष्पीय पौधे में यौगिक का आवागमन काफी जटिल लेकिन संभवतः बहुत क्रमानुसार और विभिन्न दिशाओं में होता है। प्रत्येक अंग कुछ पदार्थों को ग्रहण करता है तथा कुछ दूसरे को देता है। परिवहन के माध्यम विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है तथा यह कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक या ऐसे कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतरकोशिकीय स्थान से बाह्य पर्यावरण तक कुछ भी हो सकती है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है तथा वह जीवित तंत्र पर निर्भर करती है। विसरण गैस द्रव से स्पष्ट परिलक्षित होती है, जबकि ठोस से ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह अकेला माध्यम है। विसरण की दर, सांद्रता की प्रवणता इन्हें अलग करने वाली झिल्ली की पारगम्यता, ताप तथा दाब से प्रभावित होती है। सुसाध्य विसरण, जैसा पहले बताया गया है कि विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। विसरण की दर पदार्थ के आकार पर निर्भर करती
है। यह तो पहले से ही स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विचरण करते हैं। किसी भी पदार्थ का विचरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विचलित होते हैं। जिसे पदार्थ का अंश या मोइट जलराशि होता है, वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनकी गति को सुगमता बनाने की है आवश्यकता होती है। ऐसे अणुओं को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन तथा स्थान उपलब्ध कराती हैं। वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते हैं, जबकि अणुओं के वितरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, भले ही उन्हें प्रोटीन से मदद मिल रही है हो। यह प्रक्रिया ही सुसाध्य विसरण कहलाती है। सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में प्रोटीन मदद करती हैं और इससे एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता। सुसाध्य विसरण निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्णतः परिवहन नहीं कर सकता, अतः इस कारण ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। परिवहन की गति दर तब अधिकतम होती है जब प्रोटीन के सभी समवाहकों का प्रयोग पूर्ण रूप से हो। सुसाध्य विसरण अति विशिष्ट होता है। यह कोशिकाओं को पदार्थों के ग्रहण के लिए चयन करने की छूट प्रदान करता है। यह निरोधकों के प्रति संवेदनशील होता है जो प्रोटीन की पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करती है। अणुओं को आर पार जाने के लिए झिल्लिका में मौजूद प्रोटीन रास्ता बनाती है। कुछ रास्ते हमेशा खुले होते हैं तथा कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। कुछ बड़े होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अणुओं को पार जाने की छूट देते हैं। पोरीन एक प्रकार की प्रोटीन है जो प्लास्टिक माइटोकॉन्ड्रिया तथा बैक्टीरिया की बाह्य झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती हैं, ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे साइज के अणु भी उसमें से गुजर सकें। चित्र 11.1 प्रदर्शित करता है कि बाह्य कोशिकीय अणु परिवहन प्रोटीन पर बाधित रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में गुणित होकर कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देती है। उदाहरण के तौर पर जलमार्ग जो 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। चित्र में प्रदर्शित कोशिका के बाहर झिल्ली और प्रोटीन परिवहन प्रोटीन पर वहित अणु कोशिका के बाहर सुसाध्य विसरण दिखाई गई है। चित्र में निष्क्रिय सिमपोर्ट तथा एंटीपोर्ट कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब दो तरह के अणु एक साथ चलते हैं। सिमपोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं, जबकि एंटीपोर्ट में वे उल्टी दिशा में चलते हैं। चित्र 11.2 जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है तब इस विधि को यूनिपोर्ट कहते हैं। वाहक प्रोटीन यूनिपोर्ट ए के बाद एंटीपोर्ट ए बी सिमपोर्ट ए बी झिल्ली और सुसाध्य विसरण। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विभिन्न विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है, अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्लिका को पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करती है। ये पंप प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो या वह संतृप्त ही क्यों न हो। एंजाइम्स की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाली पदार्थ के प्रति बहुत अधिक विशिष्टता होती है। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति संवेदनशील होती हैं जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। विभिन्न परिवहन विधियों की तुलना। तालिका 11.1 में भिन्न परिवहन तंत्र की तुलना की गई है। जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि झिल्लिका में प्रोटीन सुसाध्य विसरण एवं सक्रिय परिवहन के लिए तालिका विभिन्न परिवहन तंत्रों की तुलना। गुण साधारण विसरण सुसाध्य परिवहन सक्रिय परिवहन विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता नहीं हाँ। उच्चतम वर्णनात्मक नहीं हाँ। परिवहन संतृप्त नहीं हाँ। शिखरोपरि अपहिल परिवहन नहीं हाँ। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हाँ। उत्तरदायित्व होती हैं तथा इस प्रकार
यह उच्च वर्णनात्मक होने के समानता लक्षण जैसे संतृप्त होना, निरोधक के प्रति अनुक्रिया तथा हार्मोनिक नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन विसरण चाहे सुसाध्य हो या नहीं, प्रवणता के अनुसार होती है तथा ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। पादप जल संबंध पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अनिवार्य है और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। जीव द्रव्य में हजारों तरह के अणु पानी में घुले होते हैं और निलंबित रहते हैं। एक तरबूज के अंतर्गत 92% से अधिक भाग पानी का होता है तथा ज्यादातर शाकीय पौधों में शुष्क पदार्थ केवल 10 से 15% होता है, बाकी जल होता है। हालांकि यह बात बिल्कुल सच है कि एक पौधे में जल का वितरण भिन्न भिन्न होता है। काष्ठ वाले भागों में थोड़ा कम होता है तथा नरम भाग में बहुत ज्यादा। एक बीज सूखा सा दिख सकता है परंतु फिर भी उसमें पानी की कुछ मात्रा होती है, अन्यथा वह जीवित नहीं रहेगा और श्वसन भी नहीं करेगा। स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित करता है, जबकि सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के कारण यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृषि एवं प्राकृतिक पर्यावरण में पौधों की वृद्धि एवं उत्पादकता को सीमित करने वाला सीमाकारी कारक प्रायः जल ही होता है। जल विभव या जल अंतः शक्ति। पादप जल स्तंभ व्याख्या संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों की समझ अध्ययन को आसान बना देती है। जल विभव जल की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। विलेय विभव या विलेय अंतःशक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतःशक्ति जल विभव को सुनिश्चित करने वाली दो मुख्य कारक हैं। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। द्रव तथा गैस की अवस्था में वे अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं। यह गति तीव्र तथा स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गतिज ऊर्जा तथा जल विभव होगा। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज्यादा जल विभव होगा। यदि कोई दो अंतर्विष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणु के अनियमित गति के कारण जल के वास्तविक गति की त्वरित गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग में कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। अतः पानी उच्च जल विभव वाला अंतर्विष्ट जल के तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह साई या साई से चिन्हित किया गया है और इसे पास्कल्स जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव को एक मानक ताप पर, जो किसी दाब में नहीं है, पर शून्य माना गया है। यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोल ले जाते हैं तो घोल में मुक्त पानी के अणु कम हो जाते हैं, जल की सांद्रता स्वतंत्र ऊर्जा घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है। इसीलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। इस निम्नता का परिणाम एक विलेय के द्रवीकरण के कारण है, जिसे विलेय विभव कहा जाता है। या साइयस सदैव नकारात्मक होता है। जब विलेय के अणु अधिक होते हैं तो साइयस अधिक नकारात्मक होता है। वायुमंडलीय दबाव पर विलेय या घोल का जल विभव साइयस बराबर विलेय विभव साइयस होता है। यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगाया जाए तो उसका जल विभव बढ़ जाता है। यह एक जगह से दूसरी जगह पानी पंप करने के बराबर होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर के किसी तंत्र में दाब निर्मित होता है? जब विसरण के कारण पौधों की कोशिका में जल प्रवेश करता है, वह
कोशिका भित्ति की ओर बढ़ा देता है और कोशिका में स्फीति बना फुला देता है। चित्र 11.2 यह दाब विभव को बढ़ा देता है। दाब विभव ज्यादातर सकारात्मक होता है, हालांकि पौधों में नकारात्मक विभव या जाइलम के जलखंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब विभव को साई पी से चिन्हित किया गया है। कोशिका का जल विभव विलेय तथा दाब विभव दोनों ही से प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध निम्न प्रकार से होता है। साई एस बराबर साई एस प्लस साई पी। परासरण पौधों की कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। यह कोशिका भित्ति जल का विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से परगाम्य होती है, अतः यह परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती है। एक पौधे की कोशिकाओं में प्रायः एक केंद्रीय रसधानी होती है, जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलेय विभव में भागीदारी करता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली टेनोप्लास्ट दोनों एक साथ कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णनात्मक या परगाम्य झिल्ली के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल के अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव या सांद्रता से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचरित होता है जब तक कि साम्यता पर न पहुंच जाए। साम्यता पर दो कक्षों का जल विभव लगभग एक समान होना चाहिए। अपने विद्यालय में पहले के चरणों में एक आलू का परासरण मापी अक्सोमीटर बनाया होगा। यदि आलू के कंद को पानी में रखा जाए तो आलू के कंद की गुहा में रखा शर्करा की सांद्रता घोल परासरण दाब के द्वारा पानी को एकत्र कर लेता है। चित्र 11.3 का अध्ययन करें, जिसमें दो कक्षों अ और ब रखे गए हैं। विलयन को भरकर वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग किया गया है। किसी कक्ष के घोल में एक निम्नतर जल विभव है, किस कक्ष के घोल में निम्नतर विलेय विभव है। परासरण किस दिशा में संपन्न होगा, किस विलयन का उच्च विलेय विभव उच्चतर होगा। साम्यता के समय किस कक्षा में जल विभव निम्नतर होगा। यदि एक कक्षा में साई का मान -2000 किलो पास्कल है और दूसरी कक्षा में -1000 किलो पास्कल, तो किस कक्षा में उच्चतर साई होगी। चित्र 11.3 का अ और ब विलेय अणु और जल वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का दृश्य दिखाया गया है। आइए एक दूसरे प्रयोग की चर्चा करें, जहां शर्करा में के विलयन को एक कीप में लिया गया है जो एक बीकर में रखे गए पानी से वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग है। चित्र 11.4 आप इस प्रकार की झिल्ली का अंडे से प्राप्त कर सकते हैं। आप अंडे के एक सिरे पर छोटा सा छेद करके सारा पीला एवं श्वेत पदार्थ योल्क एवं एल्ब्यूमिन निकाल लें और फिर अंडे के कवच को कुछ घंटों के लिए तन नमक के अम्ल HCl में छोड़ दें। अंडे का कवच घुल जाएगा और इसकी झिल्ली साबुत प्राप्त हो जाएगी। पानी कीप की ओर गति करेगी और कीप में घोल का स्तर बढ़ जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि साम्यता की स्थिति नहीं आ जाती। यदि किसी कारणवश शर्करा झिल्ली के मध्य से बाहर निकल आए, तब क्या कभी साम्यता की स्थिति आएगी। कीप के ऊपरी भाग पर बाहरी दाब डाला जाए तो, ताकि झिल्लिका के मध्य से कीप में पानी विसरित न हो। यह दाब पानी को विसरित होने से रोकता है। विलेय सांद्रता अधिक होने पर पानी को विसरित होने से रोकने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक आधार पर परासरण दाब परासरण विभव के बराबर होता है, लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। परासरण दाब में प्रयुक्त दाब सकारात्मक होता है, जबकि परासरण विभव नकारात्मक होता है। चित्र अ और ब में ऊपर से दाब, शर्करा विलयन और झिल्ली पानी दिखाई गई है। परासरण का एक प्रदर्शन एक कीप में शर्करा विलयन भर कर पानी से भरे बीकर में उल्टा रखा गया है, जिसका मुख अर्ध पारगम्य झिल्ली से बंद है। और
जल झिल्ली को पार करते हुए विसरण से कीप के घोल का स्तर बढ़ाएगा। जैसे कि तीर के निशान दिख रहे हैं, कीप में जल के बहाव को रोकने के लिए दाब का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जीव द्रव्य कुंचन। पादप कोशिकाओं या ऊतकों में जल की गति के प्रति व्यवहार करना उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे हम समपरासरी कहते हैं। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य से अधिक तनुकृत है तो उसे अल्पपरासरी कहते हैं, और यदि बाहरी विलयन बहुत अधिक सांद्रता युक्त होता है तो इसे अधिपरासरी कहते हैं। कोशिकाएं अल्पपरासरी घोल में फूलती हैं और अधिपरासरी में सिकुड़ती हैं। जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। यह तब होता है जब एक कोशिका या ऊतक कोशिका में अधिपरासरी घोल में डाला जाता है। सबसे पहले जीव द्रव्य से पानी बाहर आता है, फिर रसधानी से। जब कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकल कर बाह्य कोशिका द्रव्य में जाता है तब जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है और इसे कोशिका का जीव द्रव्य संकुचन कहा जाता है। जल का परिवहन झिल्ली के आर पार उच्चतर जल विभव क्षेत्र अर्थात कोशिका निम्नतर जल विभव क्षेत्र में कोशिका के बाहर चित्र 11.5 जाता है। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में कोशिका भित्ति एवं संकुचित जीव द्रव्य के बीच की जगह को कौन भरता है? जब कोशिका या ऊतकों को समपरासरी घोल में रखा जाता है तो जल का गुल प्रभाव अंदर या बाहर की ओर नहीं होता है। यदि बाह्य घोल जीव द्रव्य के परासरीय दाब को संतुलित रखता है तो इसे समपरासरीय कहते हैं। कोशिकाओं में जब जल अंदर और बाहर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिकाएं साम्यावस्था में कही जाती हैं। तब कोशिका में ढीला फ्लोसीड कहा जाता है। जीव द्रव्य संकुचन की प्रक्रिया प्रायः प्रतिवर्ती होती है। जब कोशिकाओं में अल्पपरासरी घोल उच्च जल विभव या जीव द्रव्य की तुलना में तनुकृत विलयन में रखा जाता है तो कोशिका में जल विसरित होता है और जीव द्रव्य को भित्ति के विरुद्ध दबाव बनाने का कारण बनता है, जिसे स्फीति दाब कहा जाता है। पानी घुलने के कारण जीव द्रव्य द्वारा H2O और H2O जीव द्रव्य संकुचन फ्लेसीड्स ढीला टर्गिड्स स्फीति। पादप कोशिका का जीव द्रव्य संकुचन प्रकट किए गए कठोर भित्ति के विपरीत दाब को दाब विभव या वाइपी कहते हैं। कोशिका भित्ति की दृढ़ता के कारण कोशिका नहीं फटती है। यह स्फीति दाब अंततः कोशिकाओं के विस्तार एवं फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। एक ढीली कोशिका को साइपी क्या होगा? पौधों के अलावा किसी जीव में कोशिका भित्ति होती है। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जब ठोस एवं कोलाइडस द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों और सूखे लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण है। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का प्रयोग आदि मानव बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते, वे संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है क्योंकि जल की गति सांद्रता प्रवणता के अनुसार है। बीज या अन्य ऐसी ही सामग्री में पानी लगभग नहीं के बराबर है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषक तथा अंतःशोषी होने वाले द्रव्य के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव्य को अंतःशोषित करता हो, अवशोषक और द्रव्य के बीच बंधुता होने पहली शर्त है। लंबी दूरी तक जल का परिवहन। प्रारंभिक अवस्था में आपने एक प्रयोग किया होगा। इस प्रयोग के दौरान आपने रंगीन पानी में सफेद फूल सहित टहनी को डाला होगा तथा उसके रंग के परिवर्तन को भी देखा होगा। टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक घोल में रहने के बाद आपने
निश्चित ही उस क्षेत्र को ध्यान से देखा होगा जिसमें से रंगीन पानी का परिवहन होता है। यह प्रयोग आसानी से दर्शाता है कि पानी के परिवहन का रास्ता समोहनी बंडलों मुख्यतः जाइलम है। अब हम लोगों को और आगे बढ़ाना है, पौधों में पानी तथा अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया को समझना है। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, वह छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। उदाहरण के लिए एक प्रारूपी पादप कोशिका लगभग 50 माइक्रोमीटर के आर पार अणु को गति प्रदान के लिए लगभग 2.5 सेकंड समय लगाती है। इस दर पर आप क्या गणना कर सकते हैं कि पौधों के अंदर 1 मीटर की दूरी तय करने में अणुओं को विसरण के द्वारा कितना समय लगेगा। बड़े एवं जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। कभी कभी उत्पाद या अवशोषण का संग्रहण के स्थान एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, अतः विसरण एवं सक्रिय परिवहन काफी नहीं है। इसीलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है ताकि आवश्यकता पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सके। जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दबाव में भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। सामूहिक प्रवाह की यह विशिष्टता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। यह विसरण से भिन्न होता है, जहाँ पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित किए जाते हैं। थोक प्रवाह को तो धनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता जैसे पुआल के द्वारा चूसण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थों की पादपों में समोहनी ऊतकों के द्वारा थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण करते हैं। क्या आपको याद है कि जब आपने ऊंचे पादपों की जड़ें, तना तथा पत्तियों के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन को देखा था और उसकी समोहनी प्रणाली का अध्ययन किया था? उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशेषकृत समोहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज, लवण, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन तथा हार्मोन को जड़ों में वायवीय भाग तक स्थानांतरित करते हैं। फ्लोएम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयनों के पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं? हम सभी जानते हैं कि जड़ें पेड़ों के लिए ज़्यादातर जल को अवशोषित करती हैं, इसीलिए हम जल को मृदा में डालते हैं, न कि पत्तियों पर। जल और खनिज तत्वों के अवशोषण की जिम्मेदारी विशेष रूप से मूल रोम की होती है, जो कि जड़ों के अग्र शीर्ष भाग के लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। मूल रोम पतली पत्ती वाले होते हैं जो अवशोषण के लिए व्यापक रूप से क्षेत्र प्रदान करते हैं। जल, खनिज विलय के साथ मूल रोम से होकर शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है, तब वह जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्न पथों से गति करता है। दो भिन्न पथ निम्न है: एपोप्लास्ट पथ, सीमोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। जड़ों के अंतस्थ त्वचा में मौजूद कैसपेरी पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। चित्र 11.6 जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतरकोशिकीय जगह और कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है। यह गति प्रवणता पर निर्भर करती है। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता रहता है। जैसे ही जल कोशिकीय गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है, तो एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अतः असंजक एवं सशक्त शीतलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। सिम्प्लास्टिक तंत्र अंतः संबंधी जीव द्रव्य का तंत्र है। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती हैं, जो कि जीव द्रव्य तंतु तक विस्तृत रूप से फैली रहती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जीव द्रव्य झिल्ली, एपिडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस।
परिभ्रम, जाइलम, सिम्प्लास्ट, एपोप्लाज्म, कैस्पेरियन स्ट्रिप। जड़ में जल की गति का पथ। सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतर कोशिकीय परिवहन में यह जीव द्रव तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। जल कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, अतः इस प्रकार का परिवहन अपेक्षाकृत धीमा होता है। प्लास्टिक को परिवहन में कोशिका द्रव्य परिवहन सहायता करता है। आप कोशिका द्रव्य पर प्रवाहन को हाइड्रिल की पत्तियों की कोशिका में देखा होगा। क्लोरोप्लास्ट का परिवहन प्रवाह के कारण आसानी से दिखाई पड़ सकता है। जड़ में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चूंकि वलकुट कोशिकाएं ढीली गठित होती हैं, अतः जल की गति में किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि वलकुट की आंतरिक सीमा अंतःत्वचा पानी के लिए अप्रवेश्य होती है। ऐसी सुवेरिनियम मैट्रिक्स के कारण होता है, जिसे कैस्पिरी पट्टी कहा जाता है। पानी की अणुपर्त को भेदने के असमर्थ होता है, अतः इसे असुवेरिनियम कोशिका भित्ति क्षेत्र की और पुनः झिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है। इसके बाद जल सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील होता है और पुनः झिल्ली को पार करता है ताकि जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच सके। जल की गति मूल परत में अंतः कोशिका तक सेमी प्लास्टिक होती है। यही एक रास्ता है जिसे से पानी तथा अन्य बिले वैस्कुलर सिलेंडर में प्रवेश करते हैं। एक बार जाइलम माध्यम के भीतर पहुंचने पर जल पुनः कोशिकाओं के बीच तथा उसके आर पार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। नई जड़ों में जल सीधे जाइलम वाहिकाओं या और वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। ये जीवन रहित नालिका है और एक प्रकार एपोप्लास्ट का हिस्सा भी है। मूल संवहनी तंत्र में जल तथा खनिज आयनों का मार्ग निम्न चित्र में संक्षेपित किया गया है। चित्र 11.7 कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल एवं खनिजों के अवशोषण में मदद करती हैं। माइकोराइजा जड़ के साथ फफूंद, कवक व सजीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ के आसपास नेटवर्क बनाते हैं या वे मूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन तक जल को मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। अंतःत्वचा जाइलम सिम्प्लास्टिक पथ, एपोप्लास्टिक पथ, वलकुट, कैस्पेरियन पट्टी, परिभ्रम, फ्लोएम। जल एवं आयन का प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पथ तथा जड़ों में प्रवाह। ये कवक जड़ को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं और बदले में जड़ भी माइकोराइजी को शर्करा तक नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करते हैं। कुछ पौधों में माइकोराइजिस के साथ का अविकल्पी संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना चीड़ का बीज न तो अंकुरित हो सकता है और न ही विस्थापित हो सकता है। पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। हमने अभी देखा कि पौधों में मृदा से जल का केशो अवशोषण करते हैं और संवहनी ऊतकों में इसे कैसे पहुंचाते हैं। अब हम यह जानने व समझने का प्रयास करेंगे कि जल में पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है। यह जल का चलन क्रियाशील है या अभी भी निष्क्रिय है। क्योंकि जल पेड़ के तने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करता है, तो इसके लिए ऊर्जा कौन देता है? मूल दाब। जैसा कि मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतक में परिवहनित होते हैं, तो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण विभिन्न अपनी विभव प्रवणता से करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। यह घनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। हम कैसे देख सकते हैं कि मूल दाब विद्यमान है? इसके लिए एक छोटी सा नरम तने वाली पौधा चुनें और जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रतापूर्ण हो उस दिन प्रातः काल के समय तने के नीचे क्षैतिज दिशा में उसे तीखे ब्लेड से काट दें।
आप जल्द ही देखेंगे कि उसे कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ आती है। यह द्रव सकारात्मक मूल दाब के कारण आता है। यदि आप उस तने में एक रबर की पतली नली चढ़ा दें तो आप वास्तव में स्राव की दर माप सकते हैं और स्रावित द्रव के कारक की संरचना जान सकते हैं। मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्र से स्रावित जल बूंदों के रूप में टपकने लगता है। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का 6 बिंदु स्राव गेटेशन कहलाता है। जल परिवहन की कुल क्रिया में मूल दाब केवल एक साधारण दाब ही प्रदान कर पाता है। यह उच्च कक्षों में जल के चलने में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। मूल दाब का व्यापक योगदान जाइलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में स्थापित करने में हो सकता है, जो कि अक्सर वाष्पोत्सर्जन के दौरान पैदा किए गए बृहद तनाव के कारण टूटती रहती है। अधिकांश जल को परिवहन करने में मूल दाब का कोई अर्थ नहीं है। अधिकतर पौधों की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जन जनित खिंचाव से पूरी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव प्राणियों की भांति पौधों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। इसके बावजूद जाइलम के माध्यम से जल की ऊपरी बहाव पर्याप्त उच्च दर से लगभग 15 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकता है। यह गति कैसे होता है, यह एक पेचीदा सवाल आज तक सवाल ही बना हुआ है। पौधे के द्वारा पानी ऊपर की ओर धकेला जाता है या फिर ऊपर से खींचा जाता है। अधिकतर शोधकर्ता सहमत हैं कि पौधे द्वारा पानी मुख्यतः खींचा जाता है और इसकी संचालन शक्ति पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का परिणाम है। इसे जल परिवहन का संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परंतु इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव को कौन जनित कर रहा है? पौधों में जल अस्थायी है। प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि के लिए पत्तियों में पहुंचने वाले पानी का 1% से भी कम प्रयोग किया जाता है। पानी की अधिकतर मात्रा पत्तियों के रंध्र द्वारा उड़ा लिया जाता है। जल की यही क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आपने पिछली कक्षाओं में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन एक स्वस्थ पादप को पॉलीथीन के अंदर रखकर तथा और उसके अंदर की सतह पर जल की सूक्ष्म बूंदों का अवलोकन करके किया होगा। आप पत्ती से पानी की इस कमी की प्रक्रिया को कोबाल्ट क्लोराइड पेपर द्वारा कर सकते हैं, जिसका रंग पानी अवशोषित करने पर बदल जाता है। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपेरेशन वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इसमें उत्पन्न क्षति है। मुख्यतः यह पत्तियों में पाए जाने वाली रंध्रों में होता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। रंध्र का बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं के स्फीतीतर में बदलाव से होता है। प्रत्येक रक्षित कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति रंध्र छिद्र की तरफ काफी मोटी एवं तन्यतापूर्ण होती है। रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीति दाब बढ़ता है तो पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर उभरती हैं और अंदरूनी भित्ति के अर्धचंद्राकार स्थिति में आने को मजबूर करती हैं। रंध्र छिद्र के खुलने में रक्षक कोशिका की भित्ति में उपस्थित सूक्ष्म सूत्रराभ माइक्रोफिब्रिल भी सहायता करता है। सेलुलोज सूक्ष्म सूत्रराभ का अभिविन्यास अरीय क्रम में होता है, न कि अनुदैर्ध्य क्रम में, जो रंध्र छिद्र को आसानी से खोलता है। पानी की कमी होने पर जब रक्षक कोशिका की स्फीति समाप्त होती है या जल तनाव खत्म होता है तो तन्य आंतरिक भित्ति पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। तब रक्षक कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं और रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। सामान्य तौर पर एक पृष्ठधारी प्रायः द्विबीजपत्री पत्ती के
निचली ओर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं, जबकि एक द्विपार्श्वीय प्रायः एक बीजपत्री पत्ती में रंध्रों की संख्या दोनों तरफ लगभग बराबर होती है। चित्र 11.8 रक्षित कोशिका रंध्र के साथ रक्षक द्वार कोशिका सबसिडरी कोशिका का दृश्य दिया गया है। वाष्पोत्सर्जन कई बाहरी कारकों जैसे कि ताप, प्रकाश, आर्द्रता एवं वायु की गति से प्रभावित होता है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले अन्य पादप कारक जैसे कि रंध्रों की संख्या एवं वितरण, खुले रंध्रों का प्रतिशत, पौधों में पानी की उपस्थिति तथा वितान रचना आदि। जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जन रूप से ऊपर चढ़ना मुख्य रूप से पानी के निम्न भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। संजन, जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण। असंजन, जल अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण जैसा कि वाहिकीय तत्वों की सतह पृष्ठ तनाव। पानी के अणुओं का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक अवशोषित होना। पानी की ये विशेषताएं उसे उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करती हैं, जैसे एक कोशिकात्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता तथा उच्च कोशिकात्व अर्थात किसी पतली नालिका में चढ़ने की क्षमता। पौधों में कोशिकात्व को लघु व्यास वाले वाहिकीय तत्व जैसे ट्रेकिड एवं वाहिका तत्व से भी सहायता मिलती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। जाइलम वाहिकाएं पानी को जरूरत के अनुसार जड़ से पत्ती की शिराओं तक पहुंचाती हैं, लेकिन वह कौन सी शक्ति है जो पानी के अणुओं को पत्तियों के मृद तक जरूरत के अनुसार खींच लाती है, जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है। और चूंकि पानी की पतली परत कोशिकाओं के ऊपर लगातार होती है, अतः यह जाइलम से पत्ती तक पानी के अणुओं को खींचने में प्रतिफलित होती हैं। अधोरंध्री गुहिका तथा अंतरा कोशिका जगत के बजाय वातावरण में जल वाष्प की सांद्रता कम होती है, अतः पानी पास की हवा में विसरित हो जाता है और यह खिंचाव पैदा करता है। चित्र 11.9 मापन से स्पष्ट होता है कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पैदा किया गया बल पानी को जाइलम के आकार के स्तंभ में 130 मीटर की ऊंचाई तक खींचने के लिए पर्याप्त होता है। जाइलम फ्लोएम पास आस की वायु का विसरण, रक्षक कोशिका और रंध्र, जल एवं आयन अवशोषण एवं जड़ों में चलन के सिम्पलास्टिक एवं एपोप्लास्टिक पथ। वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संभरण, मृदा से प्राप्त खनिजों को पौधों के सभी अंगों तक परिवहन करना, पत्तियों की सतह पर वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रखना, कोशिकाओं की स्फीति रखते हुए पादपों के आकार एवं बनावट को नियंत्रित करना। एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में रक्त पौधों को जल की अंत्यत ही आवश्यकता रहती है। प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल सीमाकारी हो सकता है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन और प्रभावी करता है। वर्षा वनों में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में तथा पुनः मृदा में देखी गई है। C4 यानी C4 प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने तथा पानी की क्षति को कम करने की रणनीति के तहत हुआ है। C4 पौधे C3 की तुलना में कार्बन शर्करा बनाने में को सुस्थिर बनाने में 2 गुना सक्षम होते हैं। C4 पौधे C3 पौधे से समान मात्रा के कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण हेतु आधी मात्रा में जल को खोते कम करता है। खनिज पोषक का उद्ग्रहण एवं संचरण। पौधे अपनी कार्बन एवं अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनकी शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त जल तथा खनिजों को पूरी होती है। खनिज आयन का उद्ग्रहण। जल के समान सभी खनिज तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते। इसके लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं।
पहला, मृदा के अंदर खनिजों का अवशोषित रूप में रहना जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते हैं, और दूसरा, मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्रायः कम होती है, इसीलिए अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयन का सक्रिय उद्ग्रहण मूल में जल विभव प्रवणता के लिए अंशतः जिम्मेदार होता है। अतः प्राशरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए बहुत ही कुछ आयन बाह्य त्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं। मूल रोम कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा में सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजती हैं। सभी कोशिकाओं की भांति अंतः त्वचा में भी कोशिका की झिल्ली में कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं जो कुछ विलेय को झिल्ली के आर पार आने जाने देते हैं, लेकिन अन्य को नहीं। अंतः त्वचा की कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे विलेय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं तथा समायोजित करते हैं। यहां ध्यान दें कि मूल अंतः त्वचा में सुवेरित की पट्टी होने के कारण एक दिशा में ही सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है। खनिज आयनों का स्थानांतरण, जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्धरण से या फिर भी दोनों की सम्मिश्रण प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंच जाते हैं, तब उनका परिवहन पादप, तने एवं सभी भागों तक वाष्प उत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसा कि शिखाग्र एवं पार्श्व भाज्यों तक तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज तथा भंडारण अंग। खनिज आयनों का विसर्जन महीन शिराओं के अंतिम छोर पर कोशिकाओं के द्वारा विसरण एवं सक्रिय उद्गरण से होता है। खनिज आयनों को जल्द ही पुनः संगठित विशेष रूप से पुराने जलावस्था वाले भागों से किया जाता है। पुरानी तथा मरती हुई पत्तियां अपने भीतर के खनिज को नई पत्तियों को निर्यातित कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार से पत्तियां पर्णपाती वृक्षों से झड़ने से पहले अपने खनिज तत्वों को अन्य भागों को दे देती हैं। जो पदार्थ प्रायः त्वरित संचरित या संगठित होते हैं वे हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम। कुछ तत्व जो कि संरचनात्मक कारक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, इन्हें पुनः संगठित नहीं किया जाता है। जाइलम स्राव का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुछ नाइट्रोजन अकार्बनिक आयनों के रूप में तथा उसका अत्यधिक भाग कार्बनिक अमीनो अम्ल तथा संबंधित कारकों के रूप में ढोए जाते हैं। इस तरह फास्फोरस एवं सल्फर भी कार्बनिक यौगिक के रूप में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जाइलम एवं फ्लोएम के बीच भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, अतः हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं कि जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है तथा फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों का, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता है। फ्लोएम परिवहन उद्गम से कुंड की ओर प्रवाह, आहार मुख्यतः शर्करा वाहिक ऊतक के फ्लोएम द्वारा उद्गम से कुंड की ओर परिवहन किया जाता है। सामान्यतः स्रोत को पौधों का वह हिस्सा माना जाता है जहां आहार संश्लेषित होता है, जैसे कि पत्तियां और कुंड सिंक। यह वह भाग है जहां भोजन एकत्र होता है, लेकिन यह स्रोत और कुंड अपनी भूमिका मौसम एवं जरूरतों के अनुसार बदल भी सकते हैं। जड़ों में एकत्र की गई शर्करा बसंत के आरंभ में आहार का स्रोत बन जाती है। इसी समय पादप की नई कलियां कुंड का काम करती हैं। प्रकाश संश्लेषण साधनों की वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील है, अतः गति की दिशा ऊपर या नीचे की ओर अथवा दो तरफा हो सकती है। जाइलम के साथ यह विपरीत है, जहां गति सदैव नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा में होती है। यद्यपि वाष्प उत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है, किंतु फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में हो सकता है। जब
तक स्रोत और कुंड शर्करा का उपयोग संग्रहण तथा अपादान में सक्षम हो। फ्लोएम रस में मुख्यतः जल और शर्करा होता है, लेकिन अन्य शर्कराएं, हार्मोन तथा एमिनो अम्ल आदि भी फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना। स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक स्वकृति क्रिया विधि को दाब प्रवाह परिकलन कहते हैं। चित्र 11.2 जैसे ही सूर्य स्रोत पर ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित होता है, शर्करा डाइसैकेराइड में बदल दिया जाता है। इसके बाद यह शर्करा सखी कोशिकाओं में तथा बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम चालन नालिका कोशिका में संचरित होता है। स्रोत पर लादान लोडिंग की यह प्रक्रिया फ्लोएम में एक अतिपरासीय अवस्था को पैदा कर देता है। निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। जब परासरणीय दाब फ्लोएम में बनता है तो फ्लोएम रस निम्न दाब के क्षेत्र में चला जाता है। कुंड पर परासरणीय दबाव निश्चित रूप से घटना चाहिए। एक बार फिर फ्लोएम रस से शर्करापण शिव नालिकाएं जल परासरण दाब अनुगामित होता है। स्तंभ शीर्ष शर्करा विलीन निम्न स्थिति टर्गर दाब के क्षेत्र में बहता है। शर्करापण शिव नालिका में प्रविष्ट होता है, जल परासरण का अनुगमन करता है। उच्च स्थिति टर्गर दाब उपाच्य एवं भंडार हेतु शर्करापण शिव नालिकाएं जल प्रसरण द्वारा अनुगमन करता है। मूल स्थानांतरण की प्रक्रियाएं की आलेखीय प्रस्तुति। बाहर करने तथा उस कोशिका तक जहां शर्करा ऊर्जा स्टार्च या सेलुलोज में बदलती है ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन आवश्यक होता है। जैसे ही शर्करा हटती है, परासरणीय दाब घटता है और जल फ्लोएम से बाहर चला जाता है। सारांश में फ्लोएम शर्कराओं का परिवहन स्रोत से शुरू होता है, जहां शर्कराओं को एक चलायमान नालिका में सक्रिय परिवहन द्वारा लादा जाता है। फ्लोएम की यह लदान एक जल विभव प्रवणता की शुरुआत करता है, जो कि फ्लोएम में सामूहिक प्रवाह को सुगम बनाता है। फ्लोएम उत्तक सभी ट्यूब कोशिकाएं चलनी नालिक कोशिकाओं से बनी होती हैं, जो लंबे स्तंभ की रचना करती हैं, जिसके अंतिम भित्ति में छिद्र होता है, जिसे चलनीय पट्टिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य तंतु चलनीय पट्टी के छिद्र में प्रवेश होती है तथा सतत तंतु बनाती हैं। जैसे ही द्रव स्थितिकी दबाव फ्लोएम में चलनीय नालिका में बढ़ता है, दाब प्रवाह शुरू हो जाता है तथा द्रव रस फ्लोएम में चलन करता है। इसी बीच कुंड पर आने वाले शर्करा को फ्लोएम से सक्रिय रूप से तथा शर्करा के रूप में बाहर किया जाता है। फ्लोएम में विलयन की क्षति से एक उच्च जल विभव पैदा होता है, जैसे पानी अंत में जाइलम के पास आ जाता है। एक साधारण प्रयोग जिसे गार्डलिंग कहा जाता है, इसका प्रयोग भोजन के परिवहन में होने वाले उत्तक को पहचानने में किया गया है। पेड़ के स्तंभ पर छाल का एक गोलाई रिंग फ्लोएम तथा सावधानी पूर्वक हटाया जाता है। नीचे की तरफ जब भोजन की गति न होने के कारण वलय के ऊपर की छाल कुछ सप्ताह के बाद फूल जाती है। यह साधारण प्रयोग दर्शाता है कि फ्लोएम उत्तक भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है तथा परिवहन की दिशा एक दिशीय है, अर्थात मूल की तरफ। इस प्रयोग को आसानी से किया जा सकता है। सारांश: पौधे विभिन्न अकार्बनिक तत्वों, आयन एवं लवण को अपने आसपास के पर्यावरण से, विशेषकर हवा, पानी तथा मृदा से लेते हैं। इन पोषकों की गति पर्यावरण से पौधों में तथा एक पौधे की कोशिका से दूसरे पौधे की कोशिका तक आवश्यक रूप से झिल्ली के आर पार परिवहन के द्वारा होती है। कोशिका झिल्ली के आर पार परिवहन विसरण, सुसाध्य परिवहन या सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। मूल के द्वारा अवशोषित खनिज एवं पानी को जाइलम के द्वारा संचरित किया जाता है तथा पत्तियों के द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ पादपों के विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा परिवहन किए जाते हैं। निष्क्रिय परिवहन विसरण, परासरण तथा सक्रिय संचरण जीवों में पोषकों को झिल्लिकाओं के आर पार संचरित करने के दो कारक हैं। निष्क्रिय परिवहन में विसरण के द्वारा झिल्ली के आर पार बिना ऊर्जा व्यय किए पोषकों की गति सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है। पदार्थों का विसरण आकार तथा उसके जल में या कार्बनिक विलयन
में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। प्रासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें जल वर्णनात्मक पारगम्य में झिल्ली के पार जाता है तथा दाब एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन में एटीपी की ऊर्जा अणुओं की सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध झिल्ली के पार पंप करती है। जल विभव पानी की स्थितिज ऊर्जा है जो जल के अणुओं की गति में सहायता करती है। विलेय अंतः शक्ति तथा दाब अंतः शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। कोशिका का यह अपरासरणीय व्यवहार आसपास के विलयनों पर निर्भर करता है। यदि कोशिका का आसपास का विलयन अतिपरासरीय है तो जीवद्रव्य संकुचित हो जाता है। बीजों एवं शुष्क काष्ठों द्वारा जल का अवशोषण विशेष रूप से विसरण से होता है जिसे अंतः शोषण कहते हैं। उच्च पौधों में वाहिका तंत्र जाइलम और फ्लोएम स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। जल खनिज तथा पोषक पादप शरीर के अंदर केवल विसरण द्वारा संचारित नहीं हो सकता, इसीलिए ये सामूहिक प्रवाह तंत्र द्वारा संचारित होते हैं। तत्वों का सामूहिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब के अंतर के कारण होता है। मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जड़ों की गहराई में दो अलग अलग पथों में से जाता है। उदाहरणतः एपोप्लास्ट तथा सिम्प्लास्ट मृदा से विविध आयन तथा जल तने की कम ऊंचाई तक मूल दाब से परिवहित किए जाते हैं। वाष्प उत्सर्जन खिंचाव मंडल पानी के परिवहन का सर्वाधिक स्वीकृत रूप है। वाष्प के रूप में पादप के विभिन्न भागों द्वारा पानी का क्षय रंध्रों द्वारा होता है। ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु की गति वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। पानी की अधिक मात्रा पादप की पत्तियों के शीर्ष से बिंदु स्राव के द्वारा निकल जाता है। पादप में भोजन मुख्यतः शर्करा का परिवहन उद्गम से कुंड तक के लिए फ्लोएम जिम्मेवार होता है। फ्लोएम में स्थानांतरण द्विदाशीय होता है तथा उद्गम तथा कुंड संबंध वैविध्यपूर्ण होते हैं। फ्लोएम में स्थानांतरण दाब प्रवाह परिकल्पना के द्वारा वर्णित किया गया है।